भारतीय सिनेमा के इतिहास में धर्मेंद्र का नाम ऐसे कलाकार के तौर पर आता है जिनकी मुस्कान, सादगी और इंसानियत आज भी लोगों के दिलों में गूंजती है। पर्दे पर उनके मजबूत किरदारों के पीछे एक ऐसा इंसान था जो रिश्तों, संस्कारों और लोगों के प्रति अपने प्यार के लिए जाना जाता था। दोस्तों, पॉडकास्ट में आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। धर्मेंद्र की 90वें बर्थ एनिवर्सरी पर पद्मश्री भजन सम्राट अनूप जलोटा, बांसुरी वादक पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार और एड गुरु फिल्म मेकर प्रभाकर शुक्ल से खास बातचीत की। अनूप जलोटा ने बताया कि धर्मेंद्र को बॉडी बिल्डिंग का शौक बचपन से ही था। पंडित रोनू मजूमदार और प्रभाकर शुक्ल के धर्मेंद्र की फिल्मों की शूटिंग का किस्सा शेयर करते हुए कहा कि लोहा फिल्म की शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र ने गिरते पेड़ को अपने कंधों पर रोककर क्रू मेंबर की जान बचाई थी। यहाँ तक कि धर्मेंद्र ने एक फिल्म की शूटिंग को पूरा करने के लिए ट्रक ड्राइवर से मांगकर कपड़े भी पहने थे। धर्मेंद्र की टॉप 10 फिल्मों में हकीकत, अनुपमा, फूल और पत्थर, सत्यकाम, मेरा गांव मेरा देश, सीता और गीता, शोले, चुपके चुपके, धर्मवीर और गुलामी आती हैं। अनूप जलोटा जी कहते हैं कि मैं और धर्मेंद्र फगवाड़ा के रहने वाले हैं। मेरे पिताजी एक संगीतकार थे और धर्मेंद्र के पिताजी आर्य समाज से जुड़े थे और एक प्रोफेसर थे। उनके संस्कार धर्मेंद्र में थे, वही संस्कार और स्वभाव उनके दोनों बेटों में भी दिखता है। धर्मेंद्र बचपन से ही एक्टिंग पसंद करते थे। जब उन्होंने एक फिल्म में दिलीप कुमार जी को देखा, तब से वो उनके जैसा बनने की इच्छा रखते थे। जब धर्मेंद्र मुंबई गए तो मेरे पापा मुझे उनसे मिलवाने के लिए गए थे। वो खार में एक छोटे से फ्लैट में रहते थे। मेरे पापा ने धर्मेंद्र के पिताजी से कहा कि अनूप लखनऊ से आया है, कृपया धर्मेंद्र को बुला लीजिए, वो उनसे मिलना चाहता है। जब धर्मेंद्र अंदर से आए तो ऐसा लगा जैसे कमरे की रोशनी 4 गुना हो गई हो। वो लंबे, गोरे और बहुत ही सुंदर थे। उनके अंदर एक अच्छे अभिनेता के सभी गुण थे। धर्मेंद्र को बॉडी बिल्डिंग का शौक शुरू से ही था। फिल्म इंडस्ट्री में वही इस कल्चर को लेकर आए। इसके पहले कोई इन सब पर ध्यान नहीं देता था, चाहे वो देवानंद हो या दिलीप कुमार, किसी को कोई मतलब नहीं था। लेकिन धर्मेंद्र ने बताया कि एक्टर के लिए वर्कआउट करना भी जरूरी है। धर्मेंद्र जी सबकी मदद करते थे, लेकिन इस बात का कभी जिक्र नहीं करते थे। उन्हें पंजाब से बड़ा लगाव था। पंजाब से आने वाले लोगों की उनके घर के नीचे कतार लगी रहती थी। उन्होंने अपने घर के नीचे उनके लिए कमरे भी बनवाए हुए थे। लोग वहां रहते, खाते पीते, कई दिनों तक रुकते, फिर चले जाते थे। हर किसी की मदद की है धर्मेंद्र जी ने। मैं तो यही कहूँगा कि आज के एक्टर्स को सीखना चाहिए कि प्रोफेशनल होने के साथ साथ इंसान भी कैसा होना चाहिए। प्यार तभी मिलेगा जब आप सभी से प्यार से बात करोगे। धर्मेंद्र जी बड़े ही साधारण व्यक्ति थे। उन्होंने अपना फार्म हाउस भी फगवाड़ा जैसा बना रखा था। अपने आखिरी दिनों में उन्होंने वहीं वक्त गुजारा। धर्मेंद्र जी एक फैमिली मैन थे, एकदम पारिवारिक आदमी। भले ही हेमा मालिनी उनकी दूसरी पत्नी थी, लेकिन उन्होंने अपने परिवार पर एक आंच नहीं आने दी। सबका बहुत आदर करते थे। हेमा जी के साथ भी मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं। हम दोनों ने साथ में भजन भी रिकॉर्ड किए हैं। मैंने एक दिन उनसे कहा, आपने दुनिया के सबसे खूबसूरत आदमी से शादी की है। वो मुस्कुराई और बोली, हाँ, लेकिन फिर कहने लगी, आपका मेरे बारे में क्या ख्याल है? तब मैंने हंसते हुए कहा, हाँ, उन्होंने भी दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला से शादी की है। हम दोनों एक बार ट्रेन में सफर कर दिल्ली जा रहे थे। एसी कंपार्टमेंट था। मैं दूसरे पैसेंजर का इंतजार कर रहा था। पता चला कि वो दूसरा पैसेंजर धर्मेंद्र ही हैं। हमने साथ में गाने गाए, किस्से कहानियां हुई। मैं उन्हें सफर में गजलें सुनाता तो वो रोने लगते थे। बड़े ही भावुक किस्म के शख्स और कला प्रेमी थे। किसी से कोई झगड़ा नहीं करते थे।
जीवन के अंत तक उन्होंने काम किया है। उनकी शबाना आजमी के साथ जो फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी थी, उसमें जो गाना था अभी ना जाओ छोड़कर, उसे उन्होंने सचमुच जिंदा कर दिया था। बांसुरी वादक पंडित रोनू मजूमदार धर्मेंद्र से जुड़ी यादें शेयर करते हुए कहते हैं कि धर्मेंद्र और मेरा रिश्ता खास इसीलिए था क्योंकि मैं पंजाबी काफी अच्छी बोलता हूँ। धर्मेंद्र जैसे शेरदिल इंसान दूसरा कोई नहीं होगा। मुझे याद है कि सनी स्टूडियो में मेरे साथ बैठकर धर्म जी ने गरम धर्म नाम के रेस्टोरेंट का आइडिया बताया और कहा, तू खाएगा वहाँ खाना। वहीं से ये रेस्टोरेंट शुरू हुआ जो अब मुरथल की शान बन गया है। धर्मेंद्र जी सोचा करते थे कि ढाबे के खाने जैसा कोई और अच्छा खाना नहीं होता। वो चाहते थे कि लोग गांव का अच्छा खाना ढाबे में खा सकें। उनके पास अपनी भी खेती थी जिससे अनाज मिलता था। उनकी एक खास फोटो ने वहां सबका ध्यान खींचा। खाना इतना बढ़िया था कि वो ढाबा सबसे अच्छा बन गया। वहां की दाल, साग, लस्सी जैसे खाने पंजाब के वो नाश्ते थे जो धर्मेंद्र जी को अच्छे लगते थे। धर्मेंद्र जी अपनी फिल्म बेताब से अपने बेटे सनी को लॉन्च कर रहे थे। कहानी में ऐसा होता है कि विलन सनी के कुत्ते को जख्मी कर देते हैं और उस दर्द को दिखाने के लिए मैं बांसुरी बजाता हूँ। उस वक्त मेरी बांसुरी सुनकर सनी तो नहीं लेकिन धर्मेंद्र जी रो पड़े और कहा, आज तेरी बांसुरी ने मुझे रुला दिया। यह सुनकर मैंने तुरंत धर्मेंद्र जी से हाथ मिलाया और जब मैंने उनका हाथ पकड़ा तो लगा कि ये 10 किलो का हाथ है। बांसुरी सुनकर भावुक हुए धर्मेंद्र जी द्वारा दिया गया वो 500 रुपए का नोट आज भी मेरे पास है, जिसे मैंने काफी संभाल कर रखा है। एक बात और बताना चाहूंगा कि पहलवान दारा सिंह धर्मेंद्र जी से बेहद प्यार करते थे और धर्मेंद्र जी भी उन्हें। उस दिन रेसलिंग हो रही होती है और रिंग में मैं धर्मेंद्र जी के साथ मैच देख रहा था। तभी दारा सिंह गार्डन समारा नाम के पहलवान को हरा देते हैं। यह देखकर धर्मेंद्र जी खुशी से दारा सिंह को उठा लेते हैं। आप समझिए कि एक 130-135 किलो के आदमी को धर्मेंद्र जी आसानी से उठा लेते हैं। धर्मेंद्र जी अक्सर दारा सिंह के यहाँ कुश्ती का दांव पेच सीखने जाते थे और यही दांव पेच आप उनकी फिल्मों में देख सकते हैं। कैसे विलन को मारने के बाद वो उसे कंधे से ऊपर उठाते, 7 चक्कर लगाते और फिर जमीन पर पटक देते थे। यही चीजें उन्होंने अपने 2 बेटों को भी सिखाई, लेकिन धर्मेंद्र जी की मुस्कुराहट किसी को नहीं मिल सकी। धर्मेंद्र जी की बाजुओं में काफी दम था। मुझे याद है कि फिल्म लोहा की शूटिंग के दौरान एक सीन में आंधी तूफान कर पेड़ गिराए जाते हैं। तब धर्मेंद्र उन पेड़ों को असलियत में अपने कंधे से गिरने से रोक लेते हैं। दरअसल फिल्म लोहा में एक सीन था जिसमें आंधी तूफान से पेड़ को गिरता हुआ दिखाना था। तब एक पेड़ को गिराने के लिए उसे काटा गया, लेकिन वो ज्यादा कट गया जिसकी वजह से पेड़ सीधे नीचे गिरने लगा। तब धर्मेंद्र जी दौड़कर आए और उस पेड़ को अपने कंधे पर ले लिया। उनकी इस बहादुरी से कई लोगों की जान बची थी। फिल्म बंटवारा में धर्मेंद्र जी पागल ऊंट को रोकते हैं। ऊंट शूटिंग सेट पर इधर उधर दौड़ रहा होता है। तब धर्मेंद्र जी अपने दोनों हाथों से उसे रोकते हैं। धर्मेंद्र जी में 6 पैक एब्स तो नहीं, लेकिन 600 पैक्स का दम था। ज्यादातर शूटिंग में उन्होंने किसी डुप्लीकेट की नहीं, बल्कि ज्यादातर एक्शन सीन खुद ही किए हैं। वहीं एड गुरु फिल्म मेकर प्रभाकर शुक्ल कहते हैं, मेरी धर्म जी के साथ बहुत अच्छी और रोचक यादें हैं। मैंने उनके साथ एक जॉइंट पेन ऑयल का विज्ञापन किया था। उस समय धर्म जी 83 साल के थे। उस विज्ञापन के दौरान जब मैं उनके घर गया तो वो तुरंत मुझसे पूछते थे, क्या लोगे? वो बहुत मेहमान नवाज इंसान थे। बिना कहे किसी को भूखा अपने घर से नहीं जाने देते थे। उनमें बच्चे जैसी जिज्ञासा थी, जैसे एक कलाकार के अंदर बचपन का वो उत्सुक और मासूम भरा पक्ष होता है। वो जिज्ञासा और मासूमियत उनकी एक्टिंग में भी झलकती थी। आप उनकी कोई भी फिल्म देख लीजिए, उनकी एक्टिंग बड़ी सच्ची और दिल से होती थी। जब शूटिंग शुरू हुई हम मड आइलैंड पर थे। मैंने स्क्रिप्ट समझाई, उन्होंने उर्दू में डायलॉग लिखे और स्टाइल में बदलाव किए।
शूटिंग के बीच और बाद में उन्होंने लगभग 150 से ज्यादा लोगों के साथ फोटो खिंचवाई, चाहे वो स्पॉट बॉय हो या मेकअप वाला। लोग उनके सरल स्वभाव और कनेक्शन से बेहद खुश थे। उन्होंने हर किसी को अपनापन महसूस कराया, जैसे हम सब उनके अपने हैं। फिर मैं डबिंग के लिए गया उनकी सनी सुपर साउंड में। वहां हमने डबिंग शुरू की। उन्होंने कहा कि मैं बैठकर बोलूं, क्या यही ठीक रहेगा? मैंने कहा, जी आप किस भी तरह बोलिए जो आपको अच्छा लगे, क्योंकि आवाज आपकी ही चाहिए। फिर जब तक डबिंग परफेक्ट नहीं हुई वो करते रहे। बाद में उनको ऐड दिखाया तो वो बोले कि बहुत अच्छा है। इससे पहले मैं हेमा जी के साथ भी ऐड कर चुका था। मैंने उन्हें हेमा जी की ऐड दिखाई। बोले, बड़ी सोहनी लग रही है, मेरा भी ऐड उनको दिखाना। धर्म जी से जब भी हमारी मुलाकात होती थी वो अपनी कुछ कविताएं और शायरी जरूर साझा करते थे, क्योंकि उनका दिल और कला दोनों कवि जैसे थे। मुझे लगता है कि उनकी कविताओं और शायरी का संग्रह किताब के रूप में बाहर आना ही चाहिए, ताकि लोग धर्म जी के इस पक्ष को भी जान सकें। उम्मीद करता हूँ कि सनी और बॉबी इस पर जरूर कुछ विचार करेंगे। 83 साल के उम्र में भी उनमें बहुत ताकत और जोश था। वो सेट पर हमेशा समय से पहले पहुंच जाते थे। कहते थे कि कैमरा मेरा दोस्त है, ऐसा बोलते थे। जब मैं कैमरे के सामने खड़ा होता हूँ तो मुझे लगता है, अरे मैं तो अपने दोस्त से मिलने आया हूँ। ये उनकी बहुत बड़ी यादें हैं मेरे साथ। और कुछ बातें याद आती हैं। धर्म जी की सबसे खास बात थी उनकी सरलता। उनकी सरलता लाजवाब थी। ये सरलता आपको शायद राज कपूर में मिलेगी, कुछ हद तक संजीव कुमार में भी नजर आ सकती है, लेकिन हीरो होते हुए भी वो बिल्कुल सरल और जमीन से जुड़े हुए रहते थे। हर आदमी से जुड़ जाते थे। कहते हैं कि ऐसा आदमी मिट्टी और जमीन से जुड़ा होता है। धर्म जी के बारे में एक किस्सा बड़ा मशहूर है। इसका जिक्र महेश भट्ट भी कर चुके हैं। 1972 में रिलीज फिल्म दो चोर की शूटिंग धर्मेंद्र कर रहे थे। इस फिल्म के डायरेक्टर राज खोसला थे। उस फिल्म में महेश भट्ट असिस्टेंट डायरेक्टर थे। इस फिल्म में एक सीन में धर्मेंद्र ने असली ट्रक ड्राइवर के कपड़े पहने थे। फिल्म के निर्देशक ने उन्हें पुलिस से बचने के लिए एक ट्रक ड्राइवर और क्लीनर के रूप में छिपने के लिए ये रूप धारण करने को कहा था। महेश भट्ट ट्रक ड्राइवर कॉस्ट्यूम लाना भूल गए। कॉस्ट्यूम होटल में छूट गया। महेश भट्ट को लगा कि अगर ये बात फिल्म के डायरेक्टर राज खोसला को पता चली तो उनकी नौकरी जा सकती थी। उन्होंने धर्मेंद्र को सारी बात बताई। धर्मेंद्र ने कहा कि तुम चिंता मत करो। धर्मेंद्र के पास में ही एक ट्रक ड्राइवर खड़ा था। वो उनके पास गए और कहा कि यार तुम अपने कपड़े, लुंगी, कुर्ता, पगड़ी कुछ देर के लिए मुझे दे दो। धर्मेंद्र ने उस ट्रक ड्राइवर के कपड़े पहने और फिर उस सीन की शूटिंग पूरी हुई।